क्या नेता, क्या पत्रकार, दिल्ली आकर ममता बनर्जी ने हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि 2024 में मोदी के मुकाबले विपक्ष का एकमात्र चेहरा बनकर वे उभर सकें। इसी वजह से ममता सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के घर के चक्कर काट रही हैं। कमलनाथ से लेकर सोनिया गांधी तक और अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर आनंद शर्मा तक। इतना ही नहीं, वे सोनिया गांधी के गुजरात वाले कुख्यात भाषण से लेकर जावेद अख्तर के दरवाजे तक जा पहुंची। जावेद अख्तर ने ममता बनर्जी से अपनी मुलाकात के बाद कहा कि देश का मिजाज बदलाव का है। उनकी ममता की प्राथमिकता ये नहीं है कि वह नेतृत्व करें, उनका मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल मॉडल एक उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं कि देश में खेला होवे। बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली आईं। मुलाकात के बाद अख्तर ने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में दंगे हुए। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में डर का माहौल है और ये खत्म होना चाहिए। हालांकि इस सवाल को टाल गए कि मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा। अख्तर ने कहा, ये एक औपचारिक बैठक थी। बंगाल का इतिहास है कि इसने क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया था। बंगाल के कलाकार और बुद्धिजीवी ममता जी का समर्थन करते हैं। हमने उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने आगे कहा, हम रॉयल्टी बिल में संशोधन में उनके समर्थन के लिए ममता जी के आभारी हैं, जिससे संगीतकार, गीतकार रॉयल्टी से लाभान्वित हो सकेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या ममता बनर्जी को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए, अख्तर ने कहा, हमारी छोटी सी बातचीत में उन्होंने कभी नहीं कहा कि नेतृत्व उनकी प्राथमिकता है। वह एक परिवर्तन चाहती हैं। पहले वह बंगाल के लिए लड़ी थीं और अब वह भारत में बदलाव के लिए लड़ना चाहती हैं। देश का नेतृत्व कौन करेगा ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हिंदुस्तान कैसा होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र गतिशील और निरंतर होना चाहिए। खेला होवे नारे के बारे में पूछे जाने पर क्या यह भारत में गूंजेगा, अख्तर ने कहा, इसे सबूत की जरूरत नहीं है, यह अब चर्चा से परे है। जावेद स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे तो ममता बनर्जी ने पीछे से ब्रीफ करते हुए कहा कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और आप इस पर गाना लिखिए। अख्तर ने कहा कि मेरा मानना है कि बदलाव होना चाहिए। अभी देश में बहुत तनाव है, ध्रुवीकरण है, कई लोग आक्रामक बयान देते हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने जावेद अख्तर से कहा कि आपको खेला होबे पर एक गाना बनाना होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों का लक्ष्य रखते हुए बनर्जी ने कहा था कि पूरे देश में खेला होगा, एक सतत प्रक्रिया है ये। जब आम चुनाव 2024 आएगा तो ये मोदी बनाम देश होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक बार फिर से एकजुट होकर एक मजबूत ताकत के रूप में लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी का साथ आना जरूरी है। अकेला मैं कुछ भी नहीं हूँ, सबको मिलकर काम करना होगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कैडर हूँ। सोनिया गांधी भी विपक्ष की एकता चाहती हैं। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर भरोसा है। दिल्ली पहुंची टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कमलनाथ, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी और राजद नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान नेताओं में सबसे ज्यादा बकैती करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत हर दूसरे दिन किसी न किसी तरह से सरकार को धमकी भी दिया करते हैं और लंबी लंबी बातें किया करते हैं। हाल ही में राकेश टिकैत ने लखनऊ को दिल्ली बना देने की धमकी दे डाली और कहा कि लखनऊ को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। टिकैत की इस धमकी का जोरदार जवाब बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कार्टून के माध्यम से चेतावनी दी है। ट्वीट किए गए कार्टून में दिखाया गया कि यूपी का एक बाहुबली राकेश टिकैत से कहता है, सुना लखनऊ जा रहे हो तुम, कि मैं पंगा न लिए भाई, योगी बैठा बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए किसान अब दिल्ली की तरह लखनऊ का भी घेराव करेंगे और यूपी चुनाव में जनता से बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। इस पर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार किया गया। टिकैत ने बीजेपी नेता को लुटेरा बताते हुए कहा था कि मोदी को गुजरात भेजना पड़ेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। टिकैत ने कहा था कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद
संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर किसानों के सामने अपनी बात रखी जाएगी। इसकी तैयारी के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत की जाएगी। हाल ही में किसान संघों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वे स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक किसान नेता ने कहा कि वे राज्य में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा था कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानता है, अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है। भुलावे में कोई ना रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने समानांतर संसद चलाने की धमकी दी थी। टिकैत ने यह धमकी आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किसानों को केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने के बाद दी। वहीं प्रदर्शन स्थल पर तथा कथित किसानों ने विरोध प्रदर्शन कवर करने गए मीडिया कर्मी पर लाठियों से हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू उछल कूद मचाने लगे। ताबड़तोड़ बयानबाजी, कैमरा दिखा नहीं कि सिद्धू बस शुरू हो गए। आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में इसी चक्कर में टिप्पणी कर दी तो लेने के देने पड़ गए। जैसे तैसे किसानों से जान बचाकर भागे। अब तक सिद्धू का प्रिय विषय रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान देना और उनकी नाकामी के किस्से मजे ले लेकर सुनाना। वो सब काम वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी करते दिखाई दिए। मतलब कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही अपनी सरकार की ऐसी तैसी करता रहा है और सब चुपचाप देखते रहे हैं। सिद्धू की जुबान फिर भी नहीं थमी तो सोनिया गांधी को सामने आना पड़ा और सिद्धू को ये संदेश देना पड़ा कि कुछ भी बकने से पहले अपनी सरकार और पार्टी के हितों के बारे में सोच लें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अन्य नेताओं से तालमेल कर मुद्दों को सुलझाएं, न कि गुटबाजी को बढ़ावा दें। असल में सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के लिए अगली रणनीति पर विचार विमर्श करना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने उल्टे उनकी क्लास लगाकर पाठ पढ़ा दिया कि प्रदेश इकाई के प्रधान को किस तरह से कामकाज करना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि आलाकमान ने सिद्धू द्वारा कैप्टन को 5 मुद्दों का पत्र सौंपने और फिर उसे सार्वजनिक करने के मामले को भी गंभीरता से लिया। आलाकमान का मानना है कि सिद्धू के तौर तरीके से पंजाब कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए सिद्धू को नसीहत दी है कि वे मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर काम करें और किसी भी मामले में ये न लगे कि दोनों के बीच मतभेद हैं। सिद्धू ने आक्रामक अंदाज में प्रधान का पद संभाला और पद संभालते ही अपने पहले भाषण में क्रांतिकारी ढंग से सब कुछ बदल डालने के इरादे स्पष्ट कर दिए। इससे सिद्धू एक सुलझे हुए राजनेता के बजाय एक आंदोलनकारी नेता के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने कैप्टन की अनदेखी करते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में खुद ही पंजाब कांग्रेस में धड़ेबंदी को मजबूत होने का मौका भी दे दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी की सियासी बिसात पर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक और प्रियंका वाड्रा से लेकर मायावती तक सब अपनी गोटियां धीरे धीरे बिछा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी एक ही चाल से सबकी गोटियां बिखेर दी। असल में पीएम मोदी ने नीट की परीक्षा में अखिल भारतीय कोटे से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। बीजेपी के इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी है, खासकर यूपी में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट विस्तार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 27 हो गई। जाहिर है कि अगले चुनाव से पहले मोदी और बीजेपी का फोकस पिछड़े वर्ग पर है। नीट में आरक्षण का राजनीतिक मकसद पिछड़े वर्ग की नाराजगी को दूर करना है। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार में तेजस्वी का लगातार दबाव था। तमिलनाडु में स्टालिन का दबाव था। इसके अलावा यूपी में पिछड़ों के अलग अलग समूह और राजनीतिक दल भी इसके लिए
आंदोलन कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस प्रमुख थी। यह फैसला खासतौर से अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया है, जहां 40% से ज्यादा पिछड़े समुदाय की आबादी है। जिस तरह से बीजेपी ने नीट में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे को हाईलाइट किया है, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में वह इसका फायदा लेने का प्रयास करेगी। साथ ही बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी और दल को इसका क्रेडिट मिले। इसकी शुरुआत हो भी गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सभी इस फैसले में अपना योगदान दिखाने की जुगत में लग गए हैं। बीजेपी के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी बीजेपी को झुकना ही पड़ा। बीजेपी ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। ये सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 में भी जीतेंगे। वहीं मायावती ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की यूजी और पीजी सीटों में ओबीसी कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इनको अब तक काफी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले के लिए मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा कि मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद, जिन्होंने मोदी सरकार को फटकार लगाई और उन्हें सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर मजबूर किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में इसके लिए ऐतिहासिक कानून बनाया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ अंतिम रूप दिया गया है। गौरतलब है कि यूपी में पिछड़े वर्ग की आबादी 40% से अधिक है, जो कि अन्य किसी समुदाय से सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2017 के चुनाव में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के पीछे ओबीसी समुदाय का मोदी का साथ देना रहा। इनमें से अधिक गैर यादव समुदाय से आते हैं, जिन पर बीजेपी का लक्ष्य है। एक दिन पहले पिछड़े वर्ग के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद पीएम के निर्देश पर इसकी कार्रवाई शुरू हुई और पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की। इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ यूपी में होना है, जहां अगले साल चुनाव है। उत्तराखंड और पंजाब में पिछड़ा वर्ग की इतनी आबादी नहीं है, लेकिन एक साल बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में इसका लाभ जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के सितारे प्रदेश अध्यक्ष बनते ही गर्दिश में दिखने लगे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष बने सिद्धू अपना जलवा दिखाने दिल्ली आए तो यहां उन्हें आलाकमान की डांट पड़ गई और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की गेंद पर लंबे लंबे शॉट लगा रहे हैं। अमरिंदर सिंह ना तो सिद्धू को कुछ कहने का मौका दे रहे हैं और ना करने का। हालात यह है कि कैप्टन सिद्धू के वे सारे मुद्दे एक एक करके उनसे छीनते जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वे कभी हंगामा खड़ा किया करते थे। करीब 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए को लेकर संबंधित अधिकारियों से मीटिंग की। इसके थोड़ी देर बाद ही सिद्धू मुख्यमंत्री से मिलने उनके दफ्तर पहुंच गए। सिद्धू ने कैप्टन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीपीए रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन इससे पहले कि सिद्धू आगे बढ़कर खेलते और इससे मुद्दा बनाते, कैप्टन ने एक कदम आगे बढ़कर निजी थर्मल सोलर प्लांटों से किए समझौते रद्द करने की घोषणा कर दी। इसी तरह सुरेश कुमार ने अनुसूचित जाति से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए बैठक की। इधर सिद्धू ने 30 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे पार्टी के अनुसूचित जाति से संबंधित विधायकों की बैठक बुला ली। हालांकि इससे पहले मीटिंग होती, शाम को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में एससी वेलफेयर बिल लाने को मंजूरी दे दी। एक के बाद एक उठाए जा रहे ऐसे कदमों को कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। जहां सिद्धू मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, वहीं कैप्टन समय रहते उन मुद्दों को छीनने का काम कर रहे हैं। सिद्धू सभी समुदायों के मुद्दे समझने में लगे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित विधायकों के साथ मीटिंग रखी। ये विधायक अपनी ही सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं। एससी विधायक लंबे समय से 50वें संशोधन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एससी स्कॉलरशिप लागू करना भी उनकी मांगों में शामिल है। कैबिनेट में एससी वर्ग को उनका बनता हक देना भी उनकी सूची में शामिल है। एक सीनियर एससी विधायक का कहना है कि कैबिनेट में उनके समुदाय के 4 मंत्री होने चाहिए, लेकिन 3 ही हैं। इन्हें भी ऐसे विभाग दे रखे हैं जो कभी मंत्री लेना नहीं चाहता। रविदासिया समुदाय के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति वाल्मीकि समुदाय से एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया। इसी तरह अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को बोर्ड, कॉर्पोरेशन और कमीशन के चेयरमैन भी नहीं लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।